गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? प्लस वन में समझ में आ रहा है? अगर ना भी आए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, फिर से पीछे से चले और फिर जब आप स्कूलों में जाएंगे तो आपके टीचर्स भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस वन में हम जर्नल का टॉपिक कर रहे हैं। आज कुछ एंट्रीज अब लगभग मेन तो हो गई, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमेश इन्वेस्टेड 2 लाख इन बिजनेस। सोमेश ने 2 लाख रुपए व्यवसाय में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मतलब होता है, वैसे तो इन्वेस्ट का मतलब विनियोग होता है, यहाँ पर तो आप क्योंकि बिजनेस में ही लगाया है तो यहाँ पर इसका अर्थ ये होगा कि व्यवसाय के अंदर लगाया गया। फिर इन्वेस्टमेंट का अलग मतलब भी बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ही समझिए व्यवसाय में लगाया। तो जब मालिक ने व्यवसाय में लगाया तो कौन कौन से खाते बनेंगे? एक तो कैश आएगा, तो एक आएगा कैश, वो भी कम्स इन होगा, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या बनेगा? टू कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख रुपए से हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, पेड इनटू करंट अकाउंट। पेड इनटू मतलब जमा करवाया। पेड इनटू का मतलब होता है जमा करवाना। पेड इनटू जमा करवाया, जमा करवाना। करंट अकाउंट में जमा कराया, और करंट अकाउंट को बोलते चालू खाता, करंट चालू खाता। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैंक के अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए बेटे, जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो एक सिंपल सा जो ज्यादातर लोग अकाउंट रखते हैं उसको कहते हैं सेविंग अकाउंट। क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट, जिसको कहते हैं बचत खाता। जैसे कि आम लोग रखते हैं, आपका भी हो सकता है। इसमें बैंक जो है जितना पैसा आपका जमा है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है, और वो मुझे एग्जैक्ट तो आजकल पता नहीं, लेकिन शायद 4-1% के करीब होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, वो भी 4% पर एनम है, साल का। पर एनम मतलब सालाना, यानी 100 रुपए दो तो बैंक आपको 4 रुपए ब्याज देता है। पर इसमें इसमें अच्छी बात यह है, जब आपके पास फालतू पैसा आप जमा करा दो, जब जरूरत हो निकाल दो, और आप एक सप्ताह में 2 बार 3 बार तक भी पैसा निकाल सकते हैं। रोज रोज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन 1-2 बार निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, करंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं चालू खाता। ये क्या होता है? जो व्यापारी लोग होते हैं, व्यापारी, और कई तो इतने हैवी व्यापार है कि उनका रोज लाखों रुपया व्यापार में आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की मोटरसाइकिल की एजेंसी है, तो एक मोटरसाइकिल ही बिकती है तो 50-60 हजार रुपए तो नॉर्मल बात है, और अगर शाम को 10 मोटरसाइकिल बिक गई तो 5 लाख रुपए आ गए। अब रोज लाखों रुपया आता है। अब ये लोग क्या करते हैं? रोज बैंक में पैसा जमा करवाते हैं और निकालते भी रहते हैं जरूरत पड़ने पर, या आगे पेमेंट करनी हो तो बैंक वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अगर ये लोग सेविंग अकाउंट रखें और सेविंग में शाम को 5 लाख रुपए जमा कराएं, सुबह अगले दिन 5 लाख फिर निकाल लें, तो देखिए बैंक वाले का कितना समय बर्बाद होता है। बेचारा पहले नोट गिनेगा, फिर रखेगा, फिर अगले दिन फिर निकाल के देगा, फिर गिन के देगा। तो बैंक कहता है यार हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि आप हमें परेशान ज्यादा कर रहे हो। तो बैंक जो व्यापारी लोग होते हैं उनको एक अलग अकाउंट खोलने की इजाजत देता है, उसका नाम होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। ये क्या होता है? इसमें आप रोज पैसा जमा करा सकते हो, रोज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें तो लिमिट है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट। लेकिन बैंक इस पे कोई ब्याज नहीं देता। तो फिर लोग क्यों जमा कराएंगे? लोग इसलिए जमा कराते हैं कि बात सुविधा देखते हैं कि मुझे सुविधा क्या है,
जब चाहिए पैसा जमा करा लो, जब जरूरत है पैसा निकाल लो। बल्कि बैंक इस करंट अकाउंट पे व्यापारी से एक लिमिट रखता है कि आपको इतना पैसा तो कम से कम हमेशा रखना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट। मान लीजिए इनको कहा कि आपको 50,000 रुपए तो हमेशा रखने होंगे, तो इससे क्या होता है कि बैंक 50,000 रुपए जो बैंक के पास रखे गए हैं उस पैसे को बैंक कहीं और ब्याज पे दे देता है, और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे इसका एक किस्म का खर्चा काम चल जाता है बैंक का। ठीक है, तो करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन सुविधा क्या दी जाती है, जब चाहे पैसे जमा कराओ, जब चाहे पैसे निकाल लो। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद आता है एक रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पहले मैं आपको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट करा देता हूं। फिक्स डिपॉजिट, ये फिक्स है, FIXED, फिक्स डिपॉजिट। पहले फिक्स करा देता, फिर रिकरिंग करा देता। फिक्स डिपॉजिट, जिन लोगों को पहले से पता है कि मेरा पैसा काफी समय तक यूज नहीं होना, या पिछले अगले 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल नहीं होना, वो लोग क्या करते हैं, बैंक में फिक्स करवा देते हैं। इससे क्या फायदा होता है, बैंक इनको जो सेविंग अकाउंट पे ब्याज देता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट देता है। कई जगह जैसे 8% तक, 9% तक भी ब्याज मिल जाता है सालाना, वार्षिक। तो ये फिक्स डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब रही बात रिकरिंग डिपॉजिट। ये वो लोग खोलते हैं जो चाहते हैं कि मैं पैसे बैंक में इकट्ठे करूं, लेकिन क्या करें, इकट्ठे ही नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ रकम जमा कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के छोटा बच्चा है, अब वो सोचता है कि मैं इसके नाम से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा। हर महीने वो 1,000 रुपये जमा कराता है, और वो 10 साल के लिए या 5 साल के लिए कराता है। उसे कहते हैं रिकर। रिकर होता है बार बार होना। क्या होता है, आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, तो रिकर बार बार होना, तो रिकरिंग डिपॉजिट बार बार डिपॉजिट करवाना। तो इसमें क्या होता है, हर महीने जमा करवाना, हर महीने जमा करवाना। इस पर सेविंग से ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिक्स से तो ज्यादा नहीं मिल सकता। एक आदमी तो 5 लाख यहीं पे दे दे, एक आदमी थोड़े 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 करके बहुत दूर जाके उसके 5 लाख होते हैं, तो दोनों को ब्याज बराबर कैसे मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इसमें बीच में रकम निकालने की इजाजत नहीं होती है, बस ये जमा होती रहती है। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब हम चलते करंट अकाउंट में। अब देखिए बच्चों, करंट अकाउंट की बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ करंट होता सेविंग होता, वैसे व्यापारी तो करंट ही रखते। पेड इनटू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में जमा करा दिए पैसे, तो जमा तो करंट में ही कराओगे आप, तो आपके यहां से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश तो गया, कम हो गया, और बैंक में जमा हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब तक जो आप बैंक अकाउंट लिखते आ रहे थे ना, बैंक डेबिट, वो यही बैंक है, यही है वो करंट अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। बोलिए बेटा, आगे समझ में? थोड़ा मैं स्पीड लूंगा क्योंकि अब मुझे फिनिश भी करना है। आगे, परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेंद्र। सुरेंद्र से 50,000 का माल उधार खरीदा है, तो परचेज तो डेबिट होगी क्योंकि माल आया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 का। और किससे खरीदा, सुरेंद्र से, तो टू सुरेंद्र। ओके, यहां पे आपने 50,000 का माल खरीदा। ठीक, आगे लिखा है पेड 2,000 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स। इस माल पे आपने 2,000 रुपए भाड़ा भी दिया। भाई जब खरीद लिया तो आपको लाना भी तो होगा, तो भाड़ा दे दिया, तो वो तो पैसे में नगद दिया ना, तो भाड़ा कैश दिया, तो भाड़े के लिए लिखेंगे टू कैश। आपको यहाँ पे 2 एंट्री बनानी पड़ेंगी, ये एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। ठीक है, तो 2 एंट्री बनेगी, एंट्री 1 और एंट्री 2। टू कैश 2,000 रुपए जाएगा, और डेबिट क्या होगा बताइए, कैरीज को लिखेंगे, भाड़े को कैरीज अकाउंट डेबिट 2।
यस, नरेशन हमेशा लिखनी है, समझ में आ जाएगा। पेड कैरीज ऑन गुड्स, ठीक। अच्छा सवाल ये आया कि मैंने परचेज में ही कैरीज क्यों नहीं जोड़ा, याद आया, पूंजीगत खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्योंकि रिवेन्यू नेचर का है इसलिए इसको अलग रखते हैं, लेकिन अगर कैपिटल नेचर का होता तो उसी में जोड़ देते। जैसे कि इससे अगला एग्जांपल आ रहा है, परचेज मशीनरी फॉर दिस एंड पेड 200 फॉर इट्स कैरीज। 30,000 की मशीन खरीदी, 200 रुपए इस पे भाड़ा दिया। तो अब क्योंकि आपने मशीन खरीदी है तो इस बार क्या एंट्री होगी, मशीनरी डेबिट, है ना बेटे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और मशीन 30,000 की नहीं होगी, मशीन बन जाएगी 30,200 रुपए की, क्योंकि 200 रुपए आपने इसका कैरिज दिया, भाड़ा दिया है। और टू क्या हो जाएगा, टू कैश, क्योंकि इस बार ऐसा तो लिखा नहीं किससे खरीदा, ना उधार लिखा, तो नगद ही खरीदा होगा, तो टू कैश 30,200। ठीक है बेटे, ये आपका खत्म। नेक्स्ट, रिसीव्ड ए वैल्यू पेएबल पोस्ट, वीपीपी। अब इसका मतलब समझाना है। वैल्यू पेएबल पोस्ट, आपने बेंगलोर से मान लीजिए कोई सामान मंगवाया हरियाणा में और डाक के द्वारा मंगवाया, ठीक है, वो माल आपके पास आ गया, आपने भी पैसा नहीं भेजा, उस पे जिस बेंगलोर वाले ने माल भेजा है वो वीपीपी लिख देता है, लिखा भी है फ्रॉम श्याम सुंदर, श्याम सुंदर से खरीदा है एंड पेड 50 एज कार्टेज, और 50 रुपए आपने इसका भाड़ा दिया, खरीदा माल ही है, रिसीव्ड दिस वैल्यूएबल पोस्ट, ठीक है। तो बेटा जब आपने माल खरीदा, उस बंदे ने माल भेजा, तो माल भेजा तो उसने जो भेजा वो कुरियर के थ्रू भेजा है, किसी इस तरह डाक के थ्रू भेजा, तो उसमें वीपीपी लिख दिया, जो डाक है उस पे लिख दिया वीपीपी, तो वैल्यू पेएबल पोस्ट हो गया, अमाउंट नहीं लिखा मैंने, रिसीव्ड वैल्यू पेएबल पोस्ट ऑफ रुपीज 2000 कर देते, 2000 का, ठीक है, 2000 का फ्रॉम श्याम सुंदर। अच्छा, आपने 2000 का श्याम सुंदर से माल खरीदा, श्याम सुंदर ने माल भेजा, तो उसने क्या किया, उन्होंने वीपीपी लिख दिया उस पे। वीपीपी का मतलब है कि जब जो डाकिया आपके पास बिल लेके आएगा, वो लेके आएगा, या उन्होंने फोन कर दिया होगा कि भाई ऐसा है यहाँ डाकखाने में आ गया आप ले जाइए, तो हमने किसी आदमी को भेजा, तो वो उस आदमी को तब वो पार्सल मिलेगा जब वो 2000 रुपए दे देगा। हम कहें पहले मुझे खोलने दो, इस लिफाफे में इस पार्सल में है कि नहीं, पता नहीं वो चीज है कि नहीं, डाकिया कहेगा मैं नहीं जानता, इस पे लिखा है वीपीपी। वीपीपी माने वैल्यू पेएबल, पहले वैल्यू पे करो और ये पोस्ट है, ये जो डाक है वैल्यू पेएबल है, पे करेंगे तो पे तो पोस्ट, तब आपको ये डाक उनको देनी है, नहीं तो नहीं देनी। तो चाहे उसमें निकलो पत्थर, लेकिन डाकिया तो कहेगा जी मैं तो वीपीपी के अनुसार आपसे पैसे लूंगा। तो यहां पर श्याम सुंदर का नाम लिखा है, फिर भी श्याम सुंदर नहीं आएगा यहां पर, क्योंकि आपने कैश पे किया होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आपका गुड्स अकाउंट डेबिट यानी परचेजेस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितना भाई, 2000। लेकिन आपने इसका कार्टेज भी दिया है, जैसे वो लाने जाने का खर्चा, तो कार्टेज को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि माल है ना, तो माल का तो अलग रहेगा कार्टेज, जैसे ऊपर भी हुआ था, कार्टेज आपका हो गया 50 रुपए। तो ये दोनों के दोनों आपने कैश पे किए हैं, कैश अकाउंट 2050। हाँ, नरेशन में लिख सकते हो वीपीपी रिसीव्ड फ्रॉम श्याम सुंदर, कि श्याम सुंदर से वीपीपी मिला, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, पेड ₹500 फॉर सब्सक्राइबिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, आपने न्यूज़पेपर बांध रखे हैं, मैगजीन बांधी हुई है, उसका पेमेंट किया है। तो देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये कोई मेजर आइटम नहीं है, बड़ी नहीं है, इसलिए पे तो किया है, टू कैश तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, पैसा नहीं जाएगा, जाएगा पैसा तो जाएगा ही टू कैश। लेकिन डेबिट में लिखेंगे मिसलेनियस,
मिसलेनियस की स्पेलिंग अगर आपको याद ना हो तो नोट कर लीजिए, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसको याद कर लो बेटा, ये ना आगे हमेशा काम आएगी। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, जब छुटमुट खाते होते हैं, खर्चे होते हैं, तो उनके लिए अलग से खाता ना बनाकर उसी में डाल देंगे 500 रुपये, ठीक है ऐसे। लेकिन अगर कोई क्लब है और जहां पे एक दिन में 10 अखबार या 5 अखबार आते हैं और कई मैगजीन आती है और हजारों का खर्चा आता है, तो उनके लिए तो बड़ी बात है, तो अब तो वो अलग अलग लगाएंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे। अदरवाइज नहीं तो ज्यादातर बिजनेस में, जैसे मान लीजिए किसी ने एक साबुन खरीद ली, अब वो एक साबुन जो हाथ धोने के लिए, उसका उस साबुन का सोप अकाउंट थोड़ा बनाया जाएगा, वो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नरेशन में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन परचेज, उसी में ब्रैकेट में लिख देंगे सोप परचेज। अकाउंट क्या बनेगा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे खर्चों का, ठीक है। आगे बेटे चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए एक और पॉइंट है, सैलरीज पेड 10,000 एंड सैलरीज ओविंग ड्यू। ड्यू माने दे है, जो दी नहीं है दे। हमने सैलरी दे दी 10,000, जब आपने सैलरी दे दी तो क्या एंट्री बननी चाहिए? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 10,000 रुपये कैश गया है। सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट करेंगे। याद हो गए ना रूल्स? हो अब तो कर लिए होंगे। अच्छा, फिर कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू। ओविंग माने जो देना है, दे है, ड्यू है। जो दे दी वो तो ये, और जो नहीं दी उसकी भी एंट्री ऐसे बनेगी, सैलरी डेबिट, लेकिन देने के बजाय लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, बस खत्म। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना है? 3,000, ठीक है बेटे। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर 13,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13,000, यानी सैलरी तो 13,000 होगी, जिसमें से कैश नगद दे दिया, 10,000 और 3,000 और से। अब लिखा है पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? आय पर टैक्स लगता है। देखिए बेटा, मान लेते हैं किसी का बिजनेस है, ओके, ये बिजनेस, और दूसरा वो कहीं सेल जॉब भी करता है, तो वहां से उसको सैलरी मिलती है, यहां बिजनेस से प्रॉफिट होता है। जब गवर्नमेंट उससे इनकम टैक्स मांगती है तो उसकी पूरी इनकम पर टैक्स मांगती है बेटा। टैक्स पूरी इनकम पर मिलके लगता है, इसलिए यहाँ पे जब पूरी पर लगेगा तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं होगा, क्योंकि केवल इसका टैक्स थोड़ा दे रहे हम, उसकी यहाँ की भी इनकम, यहाँ की भी इनकम, दोनों को मिला के इनकम, तो ये उसका बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं माना जाता। इसलिए याद रखें, यदि कभी इनकम टैक्स देना हो तो इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, एक्चुअल में ये उसके घर का खर्चा है। तो चलो यूं कर लो कि उसने घर का खर्चा पे किया, तो आप देखो ना, जब पे करेंगे घर का खर्चा तो कैश तो जाएगा बेटा, टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डेबिट जो होगा उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और इस तरीके से आप 20,000 रुपये आप पे करेंगे, यानी बिजनेस से पैसा गया, मानता हूं, लेकिन वो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, ब्रैकेट में इनकम टैक्स पेड, बस, ठीक है। ओके, यहां तक हो गया। चलिए, अच्छा, एक मुझे लग रहा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, कि हो सकता है कि मैंने शायद वहां पे जब अभी थोड़ी देर पहले वो करवाया था, इससे पहले वैल्यू पेबल पोस्ट, तो उसमें जो एक्सपेंसेस कार्टेज रह गया था, कैरीज रह गया था, उसके लिए आपको ये करना था टू कैश। अगर ना करवाया हो तो कैरीज डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट, ऐसे करके 50 रुपये या जो भी है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, चलिए आज हमारा यहीं पे समाप्त होता है ये टॉपिक।
और ये पूरा जर्नल यहाँ पे आप फिनिश हो गया। अब हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कैश बुक अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको घर पे ही पढ़ना पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। दौड़े नहीं, छोड़े नहीं। अगर कोई बच्चा बीच में से लेक्चर दे रहा है, देख रहा है, प्लीज ऐसा ना करे, कोई फायदा नहीं है इसका। अगर आप उस मुझसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसे स्टार्टिंग से देखें। ठीक है बेटे, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।